समाप्त की जाए। माननीय योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 4 महत्वपूर्ण चेहरों को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर, साथ ही साथ आरएलडी से पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार, एमएलसी चेहरा दारा सिंह चौहान, साथ ही साथ साहिबाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा। तो ये तमाम वो लोग हैं जो योगी कैबिनेट विस्तार के तहत अब सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम करते हुए नजर आएंगे। चुनाव से पहले जिस तरह से सीटों का बंटवारा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट, या मुख्य रूप से एनडीए की बात करें तो उनका टारगेट 80 सीटों पर जीत हासिल करना है, लिहाजा इन तमाम लोग की नाराजगी को दूर करना भी जरूरी था। ओपी राजभर शुरुआत से ही काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे कि चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार होगा और आखिरकार कैबिनेट विस्तार हुआ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओपी राजभर अब यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं आरएलडी जो हाल ही में एनडीए गठबंधन में शामिल हुई है, उसको भी शामिल किया गया है। और अब इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि आखिरकार 2024 के सियासी रण को जीतना कितना आसान है एनडीए के लिए, ये कितनी बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने होगी। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल तलान जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विपिन शर्मा भी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं, ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखें तो किस तरह से आप एनालाइज कर पाए हैं कि जितना बड़ा गठबंधन यानी एनडीए वर्सेस इंडिया की हम बात करें, गठबंधन के लिहाज से, तमाम मुद्दों के लिहाज से, आम जनता तक पहुंच के लिहाज से और आम जनता में एक अच्छी इमेज बनाने के लिहाज से, सीट बंटवारे के लिहाज से और तमाम साथियों को एकजुट करने के भी लिहाज से कौन गठबंधन कितना भारी पड़ पा रहा है दूसरे पर? इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। एनडीए भारी पड़ रहा है बाकी इंडिया गठबंधन पे। उसके रीजन है, इंडिया गठबंधन ने बहुत सारे डिसीजन लेने में, कांग्रेस ने डिसीजन लेने में बहुत टाइम खपा दिया। वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहे और एनडीए लगातार बढ़ता रहा और एनडीए ने जैसे आरएलडी को भी जोड़ लिया, फिर सुभाषपा को भी अपने साथ जोड़ा यूपी में और बाकी राज्यों में भी उन्होंने धीरे धीरे नीतीश कुमार जी को जोड़ लिया। देखिए, बिहार मुझे एक ऐसा राज्य लगता था जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन नीतीश कुमार के आते ही गेम पलट गया है। बीजेपी के लिए बहुत इतना मुश्किल नहीं रहा है बिहार। बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी बिहार में, हो सकता है, मैं मानता हूं कि 2-4 सीट हो सकता है लूज कर जाए, लेकिन उस स्थिति में नहीं होगी जो नीतीश कुमार अगर जो आरजेडी के साथ रहते और कांग्रेस के साथ रहते तो जो नुकसान एनडीए को उठाना पड़ता है, बीजेपी को उठाना पड़ता, वो ज्यादा उस स्थिति में ज्यादा उठाना पड़ता। यूपी में मुझे लगता है कि थोड़ा गेन करेगी बीजेपी। बाकी दिल्ली में जैसे उन्होंने अपने प्रत्याशी बदले तो उससे लगता है एनडीए या बीजेपी ने जो अपने प्रत्याशी बदले कि कहीं ना कहीं स्थिति फंसी हुई थी, इसीलिए उन्होंने नए फेस दिए लोगों के सामने कि भाई हम नए लोग लेके आए, इन पे भी आप दाव लगाइए आप। और बाकी मध्य प्रदेश में उनके पास एक सीट बस कमलनाथ जी के पास है, वहां भी मैक्सिमम ही मानिए मुझे लगता है अगर जो कमलनाथ जी चुनाव लड़ते हैं तो छिंदवाड़ा से वहां वो रिपीट हो जाएंगे। राजस्थान मैक्सिमम है, तो उत्तर भारत में तो बीजेपी जहां है मैक्सिमम है, बस एक आध और जो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए अभी भी थोड़ी मुश्किल बनी हुई है। उद्धव ठाकरे मुझे लगता है कि उनको सिंपैथी मिलेगी निश्चित तौर पे उद्धव ठाकरे को, और वहां जो उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना का गुट है वो भारी पड़ेगा। और एक चुनौती के तौर पे बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी जो भी हैं, शिवसेना शिंदे और एनसीपी शरद पवार अजीत पवार के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे उद्धव ठाकरे, मुझे ऐसा लगता है। साउथ में मुझे लगता है तेलंगाना थोड़ा बहुत बीजेपी को देके जाएगा, कर्नाटक अच्छा करेगा, लेकिन बाकी राज्यों में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु केरल में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी के लिए कुछ निकलने वाला है। तो उस हिसाब से देखें कि 370 या 400 पे तो मैं बीजेपी को नहीं सोचता हूं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि हाँ, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जी ठीक है, लेकिन विपिन शर्मा जी, अगर हम देखें इंडिया गठबंधन को, तो इंडिया गठबंधन में भी काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। मुख्य रूप से कांग्रेस है, वहां पर आरजेडी है, वहां पर आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, अपरोक्ष रूप से टीएमसी भी है, अन्ना द्रमुक उनके साथ है, स्टालिन की पार्टी की अगर बात करें, तमाम लोग हैं।
अगर हम बात करें शरद पवार गुट की, हम बात कर ले, वो लोग भी उनके साथ हैं, उद्धव ठाकरे भी उनके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक रणनीति ना नजर आना, एक क्लेरिफिकेशन ना नजर आना, आम जनता को ना लुभा पाना, क्या ये तमाम कमजोर कड़ियां हैं जो एनडीए को इतना बड़ा होने के बावजूद, 28 पॉलिटिकल पार्टीज होने के बावजूद भी कमजोर कैटेगरी में खड़ा कर रहा है? मैं कुणाल जी आपसे आग्रह करूंगा, थोड़ा सा आप प्रश्न अपना दोहराएं, क्योंकि मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया। सीधा स्पष्ट सवाल था, क्योंकि राहुल जी ने सीधा बताया कि एनडीए में क्या मजबूत प्लस पॉइंट्स हैं और वो भारी भी पड़ रहा है, लेकिन सीधा स्पष्ट सवाल है, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी उनके साथ है, उद्धव गुट शिवसेना उनके साथ है, शरद पवार जी उनके साथ हैं, स्टालिन उनके साथ हैं, अन्ना द्रमुक उनके साथ है, उसके बावजूद भी एक क्लेरिफिकेशन ना नजर आना, हर एक स्ट्रैटेजी में सीटों का बंटवारा हो, चाहे एक कॉमन रणनीति हो, कॉमन प्रोग्राम हो, ये तमाम चीजें हैं जो कमजोर कड़ियां साबित हो रही हैं। निस्संदेह देखिए, बहुत फर्क होता है जब हम तुलना करते हैं लोकसभा के चुनाव की विधानसभा के चुनावों से, विधानसभा के चुनावों की नगर निगम के चुनावों से। देश की आवाम बहुत समझदार है, बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल्स हैं। 140 करोड़ देशवासी भली भांति समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं। भले ही हिंदुस्तान में जब लोकतंत्र का महापर्व आता है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आता है, इलेक्शंस जब आते हैं, तो भले ही अमेरिका की तरह नहीं है जो विश्व के सबसे पुरानी प्रजातंत्र है और हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी प्रजातंत्र है, तो वहां पर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़े जाते हैं, और यहां पर हिंदुस्तान में वो बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को भली भांति पता है कि लोकसभा के चुनाव का मायना ये होता है, मतलब ये होता है कि आप प्रधानमंत्री का चयन करेंगे, और इसको और सरल तरीके से समझना हो कि देश का नेतृत्व कौन करेगा देश में और अंतरराष्ट्रीय पटल पर। तो जो नरेंद्र मोदी का करिश्मा है वो बरकरार है। 2014 में जो विपक्ष के नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता, वो बोलते थे ये जुमलेबाजी में लोग बह गए, एक मोदी लहर है। 2019 में तो प्रचंड बहुमत दिया, पहले के मुकाबले और बड़ा प्रचंड बहुमत भाजपा के नाम पे, नरेंद्र मोदी के नाम पे मिला। तो इसका मतलब है कि कमी पेशी विपक्ष की है कि उनकी जो रणनीति है, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है और मनोबल पे बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन बड़े विश्वास जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूंगा, ये उतार चढ़ाव अभी काफी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर हम कोई भी चुनाव जब होते हैं, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे मध्यम वर्ग का चुनाव हो, जबकि चुनाव होते हैं, उसको पूरी अहमियत मिलनी चाहिए। भाजपा की जब बात करें और खासतौर पर नरेंद्र मोदी की बात करें, वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रशंसनीय बात है कि फलस्वरूप जिसके कि जो हर चुनाव में जीत भाजपा के नाम दर्ज हुई है। तो इसका मतलब साफ है, अभी भी अपने तीसरे टर्म की जब बात करते हैं नरेंद्र मोदी, और तो वहां पर वो मैदान में जुटे हुए हैं। और यहाँ इसका ये मतलब तो नहीं है कि एक तरफ भाजपा नारा दे रही है कि अब की बार 370 400 पार, तो उसके बावजूद ये जनता के बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं जिस पे अमल हो रहा है, कितना देश ने विकास करा, आने वाले वक्त में हम अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर लेके आएंगे, अभी अगर 5वें स्थान पे खड़े हैं तो उसमें पूरे देशवासियों का सहयोग है। और सबसे बड़ी बात है, भूलना नहीं चाहिए, जितने आलोचक हैं वो अगर ये मद्देनजर रखें कि यहां पर हिंदुस्तान की आबादी और जो हमारे स्वास्थ्य के संसाधन थे बड़े सीमित थे। जब कोरोना सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, लाशों के अंबार लग गए थे, प्राण वायु ऑक्सीजन को लेके हाहाकार मच गया था, वहां पर पूरे देशवासियों ने तप करा। और वहां पर प्रधानमंत्री ने जब आह्वान को एक संदेश दिया था, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए उन्होंने बोला था कि पूरे देश को जुट जाना चाहिए। महाभारत का युद्ध भी जब 21 दिन के लिए लड़ा है, तो यहां पर जब लॉकडाउन की घोषणा करी थी, तो वो जब ताली थाली की बात करी थी, तो वो जनता ने उसको स्वीकार करा था। भले ही विपक्ष के नेता जो है, विपक्ष जितने दल हैं, वो आलोचना कर रहे थे कि ताली थाली बजवा रहे हैं अपने लिए, वो ताली थाली उन कोरोना योद्धाओं के लिए था। और यही बात है कि यहां पर कुछ बातें, अगर नरेंद्र मोदी भागे हैं जनता को, तो यहां पर विपक्ष को समझना चाहिए नब्ज जनता की, कि आप जनता से क्यों दूर जा रहे हैं। आपको जब दो बड़े चुनावों में, और खासतौर पर कांग्रेस की बात करना चाहूंगा, बड़े महानुभाव कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, उनको नींद से जगाने की आवश्यकता है। कांग्रेस के जो पार्टी है, उनके जो खुद के नेता हैं,
जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। कि आप अगर एक तरफा बात करेंगे तो उससे अब बात नहीं बनेगी, जनता आपको नकार देगी। 2014 में भी नकारा, 2019 में भी नकारा, और भले ही अगर आप सत्ता पे काबिज नहीं हो रहे, कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में आप नजर आए। अब महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, महाविकास आघाड़ी नहीं, का लेकिन जब अब गठन विपक्ष हुआ, जिस तरह से बिखर रहा है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। राहुल, सीधा सा स्पष्ट सवाल है कि जिस कमजोर वक्त में, क्योंकि चुनाव को 100 दिन भी नहीं बचे हैं, अब कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कांग्रेस के सामने, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के सामने कई चुनौतियां हैं। अपने पार्टी को भी बिखराव से बचाना है, अपने गठबंधन को भी बिखराव से बचाना है, और अपनी सरकारें भी बचानी है। चाहे हिमाचल प्रदेश में 4 कांग्रेसी विधायक बागी हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी हार गए, चाहे हम उत्तर प्रदेश में 7 सपा के विधायकों के बागी होने के साथ अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए में शामिल होने की हम बात सुन लें, चाहे आरजेडी आरएलडी जो चुनाव से पहले बीजेपी के साथ हो गई, जेडीयू बीजेपी के साथ हो गई, आपने देखा होगा कि असम हो, मणिपुर हो, और आज तो गुजरात में भी जो नेता विपक्ष हुआ करते थे मोडवाडिया जी, वो तक बीजेपी के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक चव्हाण को आप ले लीजिए, बाबा सिद्दीकी को आप ले लीजिए, मिलन देवड़ा को आप ले लीजिए, तमाम दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी को छोड़कर अगर एनडीए के साथ हो जाए तो बहुत बड़ी चिंतन की जरूरत थी, और वो चिंतन नहीं कर पाई बीजेपी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ दिक्कत चल रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बार अपने रीस्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है खुद को, और समझने की जरूरत है कि उसके नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के लोग ये बोलते रहते हैं कि ईडी सीबीआई की बात है, ईडी सीबीआई की दबाव में आके और ऐसे उनको लालच दिया जा रहा है, ये सारे प्रोपेगेंडा या बात कर लीजिए, ऐसी बातें करते हैं वो कि इन सारी वजह से नेता छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेतृत्व को अपनी उपलब्धता देखनी चाहिए कि उनकी उपलब्धता कितनी है। अगर जो उनकी उपलब्धता है तो अपनी उपलब्धता पे गौर करना चाहिए कि उनके नेताओं के साथ संवाद कितना है। सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आता है कि उनके नेताओं के साथ खुद का संवाद कम है। जो भी बाकी जो नेता हैं अलग अलग स्टेट में, तो उनको संवाद बढ़ाने की जरूरत है। जहां तक देखिए ये समझ रहे हैं कि लोग की 400 पार और इस पे बात की जाए, तो ऐसा नहीं है कि बिखराव है इंडिया में। इंडिया गठबंधन में मुझे नहीं लगता है कि उतना बिखराव मुझे नजर आ रहा है। देखिए उन्होंने धीरे धीरे करके धीरे धीरे चीजों को ट्रैक पे वो लाना शुरू कर गए। अखिलेश यादव के साथ यूपी में उनका पैक्ट हो गया है, फिर और बाकी राज्यों में भी उनके साथ धीरे धीरे सब गठबंधन और वो चीजें बनाते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीजें बिल्कुल बहुत इजी रह जाएंगी बीजेपी के लिए। अगर जो जैसे यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस साथ में आके इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा बिल्कुल एक तरफा गेम रहेगा, या बाकी और जगह बिहार में बिल्कुल एक तरफा गेम रहेगा, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में एक तरफा गेम रहेगा। तो इंडिया गठबंधन के जितने भी इस अलायंस के जितने भी सदस्य हैं उनको आप ये नहीं ले सकते हैं कि वो बहुत कमजोर स्थिति में है। जहां तक साउथ इंडिया की बात है, साउथ इंडिया में तो बहुत मजबूत है, जहां मुझे बीजेपी बहुत कमजोर नजर आती है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई बिल्कुल एकदम एक तरफा नजर आ रही है। अब और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए 2024 का इलेक्शन 2019 का इलेक्शन नहीं है। अभी बीजेपी सिर्फ विजन पे जा रही है और राम मंदिर पे जा रही है, और विजन 2047 पे जा रहे हैं कि हम 2047 में भारत को विकसित कर देंगे। वो उनका मुझे लग रहा है कि प्राइमरी एक इलेक्शन लड़ने का एजेंडा है, दूसरा राम मंदिर है। राम मंदिर पे मैं मानता हूं पर्सनली की वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। बीजेपी को अगर जो वोट मिलेगा तो विजन 2047 पे मिलेगा, और इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल होने वाली है बीजेपी को भी। जैसे देखिए अभी फिलहाल जैसे एक दो ने टिकट वापस कर दिया है, तो मुझे लगता है इससे निश्चित तौर पे बीजेपी की इमेज को भी धक्का लगा है। एक तो सांसद उसकी वजह से उन्होंने टिकट वापस किया कि उनका कोई वीडियो या पिक्चर वायरल हो गई थी, बाकी पवन सिंह ने टिकट वापस किया बीजेपी का। तो इससे मुझे लगता है कि जो बीजेपी की जो इमेज थी उसको बहुत धक्का लगा है, और इस पे भी सोचने की जरूरत है बीजेपी के थिंक टैंक्स को इस पे सोचने की जरूरत है कि उन्होंने वो जो टिकट वापस किया उससे जो इमेज को धक्का लगा है उसकी भरपाई कैसे होगी। और देखिए जहां तक राहुल गांधी जो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका भी प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरी तरीके से नकार दें कि राहुल गांधी लगातार इतने दिन से लगातार यात्रा निकाल रहे हैं और इसका आप बोल दें कि जीरो प्रभाव है। ठीक है, कांग्रेस की स्थिति बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन वैसी भी नहीं है कि कांग्रेस, देखिए कभी भी भारतीय राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन रिवाइव कर जाए और कौन जनता के मन को भा जाए। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विपिन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी बोलिए।
विपुल जी, सीधा महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाएगा कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि बीजेपी मुख्य रूप से हमेशा से इलेक्शन मोड में रहती है। उसके लिए हर दिन इलेक्शन जैसा होता है, जबकि कांग्रेस पार्टी आने राजनीतिक दल जब तक चुनाव का ऐलान ना हो जाए या समय ना आ जाए तब तक वो एक्शन में नजर नहीं आते, और तब तक लगता है कि बहुत ज्यादा देर हो गई है। इस वजह से तब तक तमाम चीजों पर बीजेपी होमवर्क करने के बाद रिवीजन भी कर लेती है, और रिवीजन करने के बाद तमाम स्ट्रैटेजीज को जमीन पर उतार देती है, और जो कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन है वो सिर्फ देखते रह जाता है। देखिए, इसका सीधा सा उत्तर यह है कि यहाँ पर अगर विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि 365 दिन भाजपा चुनावी मोड में रहती है, तो अगर हम उसका सीधा उदाहरण दें कि जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, पहली बात तो 1984 के जो हमारे सिख भाई बहन हैं उनको क्या इंसाफ दिला पाए हैं, और दूसरी बात है कि आप एक तरफ भारत न्याय यात्रा पे निकले हैं और वहां पर आपके खुद का, अगर आपका राजनीतिक दल टूट रहा है और आपके नेता हताश होकर दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं, तो वहां पर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब है कमी पेशी आपके अंदर है, आपकी पार्टी के अंदर है। आप लोग जो है बोलते तो हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि संगठन को हम मजबूत करेंगे, युवाओं को तवज्जो देंगे, लेकिन महज वो बातों में रह जाता है। हम तो चाहते हैं कि देश का विपक्ष मजबूत हो, बुलंदी से मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए, सरकार की कमी पेशियों को उजागर करे, लेकिन यहां पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव रणनीति पे निर्भर करते हैं कि आप क्या स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, डे वन से इस बात का संदेश बताया जा रहा था कि आपने इंडिया अलायंस का गठन तो कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा आप खुद सोचिए कि कितना इम्प्रैक्टिकल है कि और हास्यास्पद है कि आप पहले से एक आम आदमी को भी इस बात की आशंकाएं थी कि पेच फंसेगा सीट शेयरिंग को लेकर। आप भले ही जताने की कोशिश कर रहे हैं देश की आवाम को कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज नॉट वेल असलियत में, क्योंकि यहां पर सीट शेयरिंग को क्या, इसका मतलब हम ये माने कि जो 4-3 का रेशियो दिल्ली में बना है, ज्यादा दूर नहीं जाते, राजधानी में बात करते हैं कि यहां पर अगर आप 4 सीटें पे आम आदमी पार्टी लड़ी और 3 में कांग्रेस, तो इसका मतलब है कि जो बाकी सीटों पे जहां पर कांग्रेस लड़ रही है दिल्ली में लोकसभा के चुनावों में आने वाले वक्त में, तो क्या वहां आम आदमी की जो नेता है उनका काडर उतरेगा उनके समर्थन में कि वोट मांगने के लिए? तो ये चीजें जनता के गले उतरेंगी नहीं, और जनता भली भांति समझती है कि यहाँ पर लोकसभा के चुनावों में किसको मौका देना है, किस पे भरोसा जताना है, विधानसभा के चुनावों में किस पे भरोसा जताना है। और कितनी शानदार केस स्टडी है, मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि दिल्ली की आवाम वही है, जनता वही है, बदली नहीं है। और जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो स्पष्ट बहुमत, सातों सीटें भाजपा के नाम, और विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को। और वही बात है, नगर निगम के चुनाव में कांटे की टक्कर थी, बाजी आम आदमी पार्टी ने मारी और भाजपा ने 100 सीटों से ज्यादा सीटें निकाली। लेकिन यहां पर कांग्रेस कहां है? बार बार सवाल घूम फिर के कांग्रेस पे आता है कि स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद 54 साल सत्ता पे काबिज रहे हैं और बड़े महानुभाव दिए हैं इन्होंने, देश में इनका काफी योगदान रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन यहां पर है कि अगर कांग्रेस को आत्ममंथन करने के लिए कोई बोल रहा है, बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने का ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये तमाम स्ट्रैटेजी इस वक्त एनडीए की तरफ से अपनाई जा रही है और जो इंडिया गठबंधन की तरफ से अपनाई जा रही है, उनमें रूठे साथियों को सही समय पर मनाकर सही सम्मान देना इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो देख ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहे ललकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ललकार, और ललकार में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस गठबंधन की रणनीति किस हिसाब से और वक्त की जरूरत के हिसाब से ज्यादा बेहतर और ज्यादा सटीक होती हुई नजर आ रही है। ब्रेक से पहले राहुल दलान, विपिन शर्मा जी स्पष्ट कह रहे थे कि रणनीति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका अभी हमने हाल ही में उदाहरण ये भी देखा कि यूपी में कैबिनेट विस्तार हुआ, रूटों को मनाने के साथ साथ जो अपने सहयोगी हैं उनको सही सम्मान भी दिया जा रहा। आरएलडी से जो विधायक थे अनिल कुमार जी को कैबिनेट में शामिल किया गया। ओपी राजभर जी की बात करें, उनको भी स्पेस दे दिया गया। कितनी महत्वपूर्ण होती है कि सही समय पर सही रणनीति को बनाना और एग्जीक्यूट करना, क्योंकि इसी रणनीति के तहत हमने देखा कि दिल्ली में
7 में से 5 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ, 4 के टिकट कट गए। उत्तर प्रदेश में 80 में से 51 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ और 47 लोग रिपीट किए गए। और अब सबकी निगाहें जा टिकी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर कि उन पर गाज गिरेगी या नहीं, क्योंकि लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को तो टिकट दे दिया गया है। कुणाल जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? बहरहाल उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विपिन शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, तो शायद आपने सवाल सुना होगा जो राहुल जी से किया गया, आप जवाब दे सकते हैं। मैंने सवाल सुना है। देखिए, एक बात बड़ी स्वाभाविक है कि चुनावों में जिस पे भरोसा जताया जाता है तो उस नेता का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और पूरी एक नई ऊर्जा से, नई प्रेरणा से वो पूरे दमखम से चुनावी मैदान में निकलता है, जनता के बीच जाता है। और इसके इतर जिनके टिकट कटते हैं या जिनको मौका, जिन पे विश्वास दोबारा पार्टी नहीं दिखाती, कोई भी कारण हो, और जहां तक भाजपा की बात है, वो रिपोर्ट कार्ड पे सब कुछ निर्भर करता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है। परफॉर्म और पेरिश, मतलब आप अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर अच्छे जो बाकी नेता हैं उनको मौका मिलता है, मिलना देते हैं भाजपा। सबसे अच्छी बात है कि यहां पर आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि जब जो 5 सीटों का अभी उनके उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है तो 4 सिटिंग एमपीज के टिकट कटे हैं। कोई ना कोई कारण रहा होगा, लेकिन यहां पर गौरतलब बात यह है कि जो आपने अभी नाम जिनकी चर्चा करी आपने कि यहां पर लखीमपुर खेरी की बात करी और उसके बाद अभी ब्रजभूषण शरण की, उनपे क्या गाज गिरेगी या उनपे भरोसा जताया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि जो भाजपा का संगठन है, उनका शीर्ष नेतृत्व जब वो बैठेंगे तो वो इस पे सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला लेंगे कि ताकि जनता के पास एक अच्छा संदेश जाए। और एक बड़ी देखिए, एक फैशन सा चल पड़ा है कि यहाँ पर जब बोला जाता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप ये बात आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता कि यहां पर एक वॉशिंग मशीन, लेकिन सर आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते में ट्रेंड बदल गया। अब ईडी सीबीआई के बजाय जो तमाम विधायक अपनी अपनी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो अंतरात्मा की आवाज सुनकर जा रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से रोकने की वजह से अब हम कांग्रेस हो, सपा हो, सबसे किनारा करें। अगर एकाएक ये जो जन चेतना जागती है नेताओं की, तो ये तो भली भांति वही उसका उत्तर दे पाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ तो जस्टिफाई करेंगे कि भाई क्या कारण है कि आप दल अगर बदल रहे हैं, एकाएक आप बोलते हैं कि नहीं अब हमारे को कांग्रेस पार्टी रास नहीं आ रही है, एक फलानी पार्टी रास नहीं आ रही, तो कोई जस्टिफिकेशन तो चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, जैसे अगर हिमाचल की बात बोलें, जो बिल्कुल इस समय हाल फिलहाल में जिसकी चर्चा चल रही है, जो एक संकट के बादल अभी मंडरा रहे हैं यहाँ पर, अभी क्योंकि स्थिति संभली नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और तो यहाँ पर अगर ये आरोप लगाए जाते हैं भाजपा पे कि वो प्रलोभन देकर बाकी नेताओं को अपने में दल में शामिल कर लेते हैं, तो उतने दोषी वो नेता भी हैं, उतने दोषी वो नेता भी हैं जो दूसरी तरफ पाला बदल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर दोष देना है तो सबको आप दोषी ठहराएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि कमी पेशी कांग्रेस में भी रही होगी कि जिसके कारण वो अपना घर संभाल नहीं पाए। और ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जो 21वीं सदी के चाणक्य हैं अमित शाह, वो रणनीति पे, जब रणनीति के माहिर हैं और जब रणनीति बनाते हैं तो कितने चुनाव भाजपा को जिताए हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका जो करिश्मा है, और अमित शाह इनकी जो रणनीतियां हैं, तो यहां पर इससे सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। आप भले ही आपके विपक्ष में खड़े हैं, भाजपा अगर इनके लिए विपक्ष है, बहुत महत्वपूर्ण बात है राहुल जी, आम आदमी पार्टी अच्छी बातों की प्रेरणा ले कि यहाँ पर, और इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और डीके शिव कुमार, मैं बड़ी एक जरूरी बात बोलना चाहता हूं कि वहां पर उनको बोला जाता है मैजिशियन है, कि वो जब जाते हैं तो बिल्कुल स्थिति संभाल लेते हैं। तो ऐसे करिश्माई नेता चाहिए, मुझे लगता है विपक्ष में होने चाहिए, जो जनता की नब्ज भी समझ पाए
और ये लेकिन बात सही है, समय पर सर हर एक प्रधानमंत्री ने एक दिग्गज बड़ी नेता को महत्वपूर्ण कांग्रेस बात बोली पार्टी थी, डॉक्टर उतना मनमोहन सिंह साहब सम्मान ने, नहीं दे उन्होंने पाती बोला था जितनी गठबंधन की उसको दरकार मजबूरियां होती है। ठीक है, राहुल जी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण चीज बात यहां पर विपिन शर्मा जी कहते नजर आए कि सही समय पर सही सम्मान, और सम्मान के साथ रणनीति भी काफी महत्वपूर्ण होती है। दिग्गज नेताओं का एक एक कर छोड़कर जाना, या पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उसका भी बिखराव एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब जब जनता के बीच जा रही है या उनसे मुद्दे पूछे जा रहे हैं, तो वो पिछले 10 सालों में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा या फिर जो एमएसपी मुद्दा, ये गिनाती नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस के वोटर मेन्यू कार्ड में अपने प्लस पॉइंट से ज्यादा वो पिछले 10 साल के सरकार के नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा गिना रही है। क्या ये इंपैक्ट करेगा, या जनता पूछेगी कि आप ये बताएं कि आप हमें क्या सर्विस देंगे जब आप सत्ता में आएंगे? आप सामने वाली पार्टी के नेगेटिव पॉइंट्स गिनाने के लिए हमारे सामने आए, या अपने कुछ बेहतर टर्नआउट बताने के लिए? देखिए कुणाल जी, आपको एक चीज बताता हूं मैं कि राजनीति में ना ये जो दौर है ये एक सिंगल फेस का दौर है, और जब सिंगल फेस की राजनीति होती है ना तो उस टाइम पे विपक्ष बहुत कमजोर होता है। इंदिरा गांधी के जमाने में विपक्ष क्या था? सारे इंदिरा गांधी को हराने के लिए एक साथ आए, फिर उन्होंने हराया इमरजेंसी के बाद, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की वापसी देखी आप, कितनी जबरदस्त वापसी थी। तो ये जो राजनीति का जो दौर है ना, ये सिंगल फेस का दौर है। इससे जब भारतीय राजनीति उभर जाएगी इस दौर से, तो फिर कांग्रेस आपको फिर मजबूत नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी या एक रिक्त स्थान हो जाएगा कांग्रेस का भारतीय राजनीति में। कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी, और वो समय के साथ खुद ब खुद रिवाइव कर जाएगी। ये मुद्दे हो सकता है नहीं चले, ये जो मुद्दे जिनकी आप बात कर रहे हैं कांग्रेस को भी पता है कि ये मुद्दे चलने वाले नहीं है। और ये जब तक जनता पे सिंगल फेस मतलब मोदी, जब तक मोदी का वो छाया हुआ है खुमार, वो तब तक खुद ब खुद उतरेगा, उसको कोई उतार नहीं सकता है। मोदी खुद गलती करेंगे तब उतरेगा वो। अगर जो आप ये सोच रहे हैं कि विपक्ष उतार देगा, उसको तो विपक्ष नहीं उतार सकता है। अगर जो मोदी खुद गलती कर दिए तो वो एकदम बीजेपी के लिए डाउनफॉल वाला टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर जो मोदी खुद गलती नहीं किए तो लगातार चलता रहेगा। और जब तक मोदी हैं, देखिए वही आप अगर जो कभी आप पढ़ें इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी के दौर को पढ़ें, उस टाइम की रिपोर्ट पढ़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वही दौर है जब कोई विपक्ष कोई होता ही नहीं था, और अभी भी विपक्ष कोई है ही नहीं। और जहां तक नेताओं की दल बदलने की बात है, पाला बदलने की बात है, तो जब सिंगल फेस राजनीति होती है और बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियन होता है, तो उस टाइम पे नेताओं की उनको कुछ पता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उधर जाएं। तो बस वही दौर चल रहा है, और मोदी इस वक्त ना समझ लीजिए सिंगल फेस राजनीति और यही कारण है कि भारतीय राजकुमार जनता पार्टी इस बार कमल के निशान को ज्यादा महत्व दे रही है किसी चेहरे के बजाय, या मोदी की गारंटी को। एक छोटा सवाल, फिर उसके बाद चर्चा का समापन। विपिन जी, अक्सर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें, क्योंकि हर बार चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र होता ही होता है, क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी यहां पर काम करती नजर आएगी, या मोदी की गारंटी इस एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ेगी जो हमने मध्य प्रदेश में देखा? कुणाल जी, आप ने बहुत लाजवाब सवाल पूछा है, बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। तो अमूमन ये एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती है चुनावों में, जब जनता हताश महसूस करती है कि जब जमीनी स्तर पर काम नहीं होते, उनके अधूरे सपने पूरे नहीं होते। लेकिन यहां पर एक बात तय है, जैसे अभी राहुल जी ने बात बोली कि पहली बात तो ये सर्टेन है कि यहां पर सत्ता पे कोई काबिज नहीं रह सकता हमेशा के लिए, मुमकिन ही नहीं है। तो यहां पर आज अगर एक मोदी मैजिक चल रहा है, तो वो अभी जो स्थिति सूरत हाल दिख रहे हैं इस समय जमीनी स्तर पर, और जो जब चुनावी रैलियों में जाते हैं नरेंद्र मोदी और जो जन सैलाब उमड़ता है, तो उसको देखकर बिल्कुल ये साफ है कि मोदी गारंटी भारी पड़ जाएगी एंटी इनकम्बेंसी पे। बड़े विश्वास और बड़े जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं मैं ये। और सबसे बड़ी बात है, काम हुए हैं, अभी चुनौतियां भी बेशुमार है, लंबा सफर है। तो लेकिन यहां पर शुरुआत हुई है, नए हिंदुस्तान की नींव रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे लगता है यही कारण बनेगा कि यहां पर जनता अपना भरोसा जताएगी ये जो आने वाले चुनावों में है,
और अंत इसीलिए में प्रधानमंत्री जीत नरेंद्र एक आम मोदी ने आदमी की हाल ही होनी में चाहिए। एनडीए का फुल फॉर्म भी चेंज किया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बाद उन्होंने न्यू जो डेमोक्रेटिक इंडिया जो स्पेन की बात की, वो तमाम चीजें हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतने ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल हर एक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहा है, उसी रणनीति के हिसाब से कि कदम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ये जनता जनार्दन है साहब, वो जानती है कि पिछले 5 साल में सरकार ने क्या बेहतर किया, क्या उसके लूपहोल्स रहे, और विपक्ष जिस उम्मीद पर वोट मांगने आ रहा है क्या वाकई में वो डिजर्व करता या नहीं, देखना बेहद खास होगा। क्योंकि सबकी निगाहें इस वक्त अब चुनाव आयोग पर हैं, जब तारीखों का ऐलान होगा। बहरहाल इसी के साथ आज के ललकार में बस इतना।